हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जानकारियों के लिए। तो हम लोगों की बातें चल रही थी फ्रांसीसी क्रांति, है ना। फ्रांसीसी क्रांति जिसका आप देख रहे हैं पार्ट 4, है ना, भाग 4 हम लोग देख रहे हैं। और इसमें जो है हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार की परिपाटी बनी थी, क्या क्या बनी थी, है ना, कि राजा कर को बढ़ा दिया, कर को बढ़ा दिया और कर का सारा बोझ किसके ऊपर, तृतीय स्टेट के ऊपर डाल दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्रांति कैसे क्रांति बनी इसके विषय में हम लोग जान रहे हैं। राजा ने कर को बढ़ाया और कर का सारा बोझ जो था वो किसके ऊपर डाल दिया, तृतीय स्टेट के ऊपर, तृतीय स्टेट के ऊपर, है ना। इसके अलावा, है ना, कि जितना प्रकार का दायित्व था राजकोष भरने का, राजा के खर्चे का, वो सब का बेचारा बोझ सब डाल दिया इसके ऊपर। इसके अलावा धीरे धीरे क्या क्या हुआ कि उस समय जनसंख्या बढ़ रही थी और जनसंख्या बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़ रही थी। और खाद्य पदार्थों की जब डिमांड बढ़ी तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि पाव रोटी का मूल्य जो था उसको बढ़ा दिया गया, है ना। अब यहां पे हम देखते हैं कि जब राजा कर को बढ़ा रहा था, यहां पे हम लोग आज की टॉपिक जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बड़ी क्रांति की शुरुआत जो होती है वो मध्य वर्गों के द्वारा ही होती है। मध्य वर्ग, क्योंकि नीचे जो दबे कुचले होते हैं वो भी क्रांति की शुरुआत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रोजी रोजगार जुटाने में ही दिन खत्म हो जाता है। एक्स्ट्रा कुछ सोचने का उसके पास टाइम नहीं मिलता है। अथवा जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को भी क्रांति से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमने बताया था कि किस प्रकार नए मध्य वर्गों का उदय हुआ, नए मध्य वर्ग, है ना, और इन्होंने ही क्रांति की बिगुल फूंकी थी, है ना। उसमें से महत्वपूर्ण जो नाम थे जॉन लॉक, जॉर्ज रूसो और मॉन्टेस्क्यू, उनके सिद्धांतों के बारे में आपको मैंने पिछला वीडियो में बताया था। तो अब देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्रांति की शुरुआत कैसे होती है और खासकर फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। ध्यान से समझते जाइएगा। हुआ क्या था कि राजा जो था वो कर को बढ़ाना चाहता था। तो उस समय राजशाही में भी एगो नियम था। क्या नियम था कि आप अकेले नहीं बल्कि तीनों स्टेट के प्रतिनिधि जो होंगे वो यहां पे आएंगे और वो तीनों वोटिंग करेंगे और वोटिंग करने के पश्चात कर को बढ़ाया जाएगा। अब यहां पे स्ट्रेटजी समझिएगा, मोनोपोली समझिएगा कि क्या था। अब क्या था कि राजा ने उसी तरह की मीटिंग बुलाई, है ना, जिसको स्टेट जनरल कहा जाता था।
है ना, स्टेट जनरल जिसको हम लोग कहते थे, तीनों स्टेट के प्रतिनिधि वहां पे जाते थे, है ना। और ये बैठक जो होने वाली थी, वो बैठक होने वाली थी 5 मई 1789 को। याद रखिएगा, स्टेट जनरल की बैठक जो थी वो 5 मई 1789 को होने वाली थी, है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कर को बढ़ाना, राजा द्वारा कर को बढ़ाना, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके लिए क्या क्या किया गया कि वर्साय के महल को सजाया गया। कहां पे? वर्साय के महल को सजाया गया। बैठक होने वाला था, बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला था, तो उसको बढ़िया से सजा धजा के तैयार किया गया ताकि कर संबंधी फैसला ले सके। अब यहां पे स्ट्रेटजी क्या थी राजा की, वो आप ध्यान दीजिएगा कि एगो नियम तो बना दिया था कि उसमें तीनों स्टेट के लोग रहेंगे, है ना। तो हुआ क्या कि 300 सदस्य प्रथम स्टेट, है ना, 300 सदस्य द्वितीय स्टेट। ये दोनों लोगों को कुर्सी मिली, बढ़िया से एकदम आलीशान भवन में बढ़िया से एकदम रईसी से बैठे दोनों स्टेट के लोग, है ना। और 600 सदस्य पहुंचे थे तृतीय स्टेट के, है ना। तृतीय स्टेट के 600 सदस्य पहुंचे थे उस बैठक में, कर बढ़ाने वाली बैठक में, स्टेट जनरल की बैठक में। अब इन लोगों के लिए बैठने का बहुत बढ़िया जगह था। किन लोगों का? प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, बहुत बढ़िया से बैठने उठने का जगह था, अच्छी तरह से खातिरदारी भी की गई। लेकिन इनको तृतीय स्टेट के लोग जो थे, उनको प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के पीछे खड़ा कर दिया गया। देखिए यहां पे भेदभाव वाली नीति जो होती है वो कैसे राजा ने किया, है ना, कि प्रथम स्टेट के 300 सदस्य, द्वितीय स्टेट के 300 सदस्य, उनको बैठने के लिए बढ़िया से एकदम जगह दिया गया, मान आदर सब कुछ मिला। लेकिन तृतीय स्टेट के लोगों को खास तवज्जो नहीं दी गई। अब राजा की स्ट्रेटजी यहां पे क्या थी? यहीं से राजा का कूटनीति जो था, रणनीति जो था, वो टूटना प्रारंभ हुआ था। कैसे प्रारंभ हुआ था वो ध्यान से समझिएगा। टोटल वहां पे कितने सदस्य थे? 300 और 300, 600 और 600, 1200 सदस्य थे। अब क्या था, होता कौन सी था कि उसमें आप 300 सदस्य जाइए, 400 सदस्य जाइए या 600 सदस्य जाइए, है ना। 3 स्टेट है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो तीनों स्टेट को मात्र एक एक वोट डालने का अधिकार था। आप सदस्य कितनों भी जाइए, लेकिन आपको वोट डालने का अधिकार मात्र एक है। तब यहां पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रथम स्टेट को जन्म पर आधारित विशेषाधिकार मिली हुई थी, तो ये स्टेट भला राजा का विरोध क्यों करता? राजा जो भी लागू करना चाहता था उसमें यस ये बोल देते थे, कोई विरोध नहीं। द्वितीय स्टेट की भी बिल्कुल वही कहानी थी, है ना, क्योंकि राजा से विशेषाधिकार मिले हुए थे इनको। तो बताइए कि 3 वोट में से 2 वोट राजा के पक्ष में हो जाता था।
तो उस कंडीशन में क्या होता था कि राजा जो भी नियम लागू करना चाहता था उस नियम को बड़ी आसानी से कर लेता था, है ना। लेकिन यही तो तृतीय स्टेट नहीं चाहती थी। तृतीय स्टेट वालों ने क्या किया था कि 40,000 पत्र के माध्यम से 40,000 लेटर लिखा था राजा के नाम, और उसमें अपने दिक्कतों को बताया था, अपने प्रॉब्लम्स को बताया था, परेशानियों को बताया था, है ना। पत्रों के माध्यम से अपनी अपनी मांगों को रखा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि उस समय वहां पे तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध करना प्रारंभ किया और उन्होंने मांग किया। क्या मांग किया कि नहीं, आप इस तरह का मोनोपोली जो करते हैं वो तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट वाला तो देवे करेगा आपको वोट, तो आप कोई भी नियम अपना लागू कर देते हैं। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बोल क्या होना चाहिए कि जितना सदस्य का प्रेजेंटिंग है सारे सदस्यों को एक एक वोट देने का अधिकार दिया जाए, है ना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चूंकि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने इसकी व्याख्या भी की थी कि जितनी हर किसी देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, या अगर किसी भी प्रतिनिधि सभा में जितने भी प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं उन सारे प्रतिनिधियों को एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जैसे अभी होता है, अभी हम लोकसभा में जाते हैं तो लोकसभा में क्या होता है कि जैसे देखिए कोडरमा लोकसभा है। अब कोडरमा लोकसभा में कौन चीज होता है कि यहां की जनसंख्या 10 लाख है, मान के चलिए, ऐसा मैं निश्चित नहीं बोल रहा हूं, यहां की जनसंख्या मान के चलिए 10 लाख है। अब हमने सांसद को चुन करके भेजा, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके भेजा, तो वहां पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। और वहां पे कोई भी मामला अगर होगा, कोई भी मामले में वोटिंग होगी, तो हमारे सांसद को भी वोट देने का अधिकार है। ये वोट देगी, है ना। और अगर बहुमत आ जाएगा, अगर कोई नियम लागू करना है तो उसमें बहुमत अगर प्राप्त होता है, अधिक लोग उस बिल, कानून इत्यादि का समर्थन करते हैं, तभी वो कानून लागू हो पाता है। और 543 लोकसभा में सांसद है ना भाई, तो 543 को एक वोट डालने का अधिकार वहां पे दिया जाता है। राज्यसभा में जितने सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों को भी एक वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन यहां पे क्या था कि 300 सदस्य चुन के भेजो या 400 सदस्य चुन के भेजो, लेकिन आपको वोट डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक ही, कितनों संख्या में जाए। तब इन्होंने मांग किया कि नहीं, जितनी संख्या है उतना वोटिंग करवाया जाए। तो राजा ने बोला कि नहीं, मैं राजधर्म का पालन करूंगा, आपके इस नियम को मैं नहीं मानूंगा। तो उस कंडीशन में तृतीय स्टेट के लोग वहां पे इस सभा का बहिष्कार करके बाहर निकल जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। उनका कहना था कि जब आपको मेरी बात सुननी ही नहीं है और आप अनाप शनाप नियम फिर से लागू कीजिएगा ही, तो हम लोगों को यहां रहने से कोई फायदा नहीं है। वहां से बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद बाहर निकलने के पश्चात वो क्या करते हैं,
वो लोग वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं और वहां पे जमा होने के पश्चात उन्होंने बोला कि ये सब जो स्टेट जनरल टेनरल है ये सबको अब हम लोग मानने वाले नहीं है, है ना। सबसे पहला मांग उन्होंने क्या किया कि स्टेट जनरल को भंग किया जाए। दूसरा, राजा की शक्तियों को नियंत्रित करने वाला नियम बनाया जाए। तीसरा कि नेशनल असेंबली बनाई जाए जिसमें प्रत्येक स्टेट के लोगों को बराबर का अधिकार मिले और राजा जो बने वो एक नियमों के तहत बंधा रहे, है ना। और उन्होंने वहां ये भी कर दिया, एक संविधान भी तैयार कर दिया, राजा की शक्ति को कम करने वाला एक संविधान भी तैयार कर दिया। बोला नहीं अब इससे नीचे हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, है ना। वहां पे नेशनल असेंबली वो लोग घोषित कर दिए और नेशनल असेंबली घोषित करने के बाद उन्होंने कहा, उनका कहना, संविधान निर्माण नहीं किए थे, उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और नेशनल असेंबली घोषित करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग तब तक इस असेंबली को भंग नहीं करेंगे जब तक कि राजा की शक्ति को कम करने वाला विधान ना लाया जाए। राजा को कम करने वाली राजा की शक्ति को कम करने वाले नियम को ना लागू किया जाए, है ना। एकदम पूरा टेनिस कोर्ट भरा हुआ था तृतीय स्टेट के लोगों से, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मिराब्यो और आबेसीए। क्या नाम था, ध्यान रखिएगा। मिराब्यो और आबेसीए। और सबसे रोचक बात यह है, आप ध्यान रखिएगा कि मिराब्यो जो थे वो कुलीन वर्ग के थे। सोचिए, कुलीन वर्ग के यानी कि द्वितीय स्टेट के, और आबेसीए जो थे वो पादरी वर्ग के। एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना। मिराब्यो जो थे वो क्या थे, कुलीन वर्ग के थे, और जो आबेसीए थे वो पादरी वर्ग के थे। लेकिन ये दोनों नेतृत्व किसका कर रहे थे,
तृतीय स्टेट के लोगों के अधिकारों की मांग कर रहे थे, है ना। इन्होंने प्रभावी पैम्पलेट छापना, राजा के खिलाफ पैम्पलेट छापना प्रारंभ कर दिया, लोगों के बीच पहुंचना इन्होंने प्रारंभ कर दिया, है ना। भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, बात समझ रहे हैं ना। और क्या हुआ कि उसी समय क्या होता है कि जो तृतीय स्टेट के लोग नेशनल असेंबली बनाए थे, वो नेशनल असेंबली में प्रभावी लोग जो थे, मिराबे और आवे सीए जैसे लोग थे, वो जिस समय संविधान बनाने में, संविधान लिखने में अपना मतलब पूरा मन लगा चुकी थी, उस समय क्या हो रहा था कि पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। जैसे एक जगह होगी, मान के चलिए कि धीरे धीरे घटना फैली कि राजा ने हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया, हम लोगों ने एक एक वोट की मांग की, तो राजा ने उस मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया, तो हम लोग बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिए। अब ये बात धीरे 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 फैली, तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि राजा द्वारा बनाए गए नियमों को सारे लोग क्या करने लगे, तोड़ने लगे। ध्यान रखिएगा। और उस समय एक चीज और कौन सी हो गया, कड़ाके की ठंड थी, है ना। और उस ठंड में क्या था कि फसल जो था वो खराब हो गया था, अत्यधिक ठंड के कारण फसलें खराब हो गई थी, और पाव रोटी की कीमतें जो थी वो दोगुनी से भी अधिक हो गई थी। और साथ ही साथ बेकरी का मालिक लोग जो था वो सब बदमाश था। बेकरी का मालिक लोग क्या किया था, वो जमाखोरी कर रहा था, है ना। ऐसे भी जमाखोरी हमारी आर्थिक व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाती है ना। बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं कि फसलों को स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे मार्केट में उसकी कमी हो जाती है, और कमी होने के बाद वो धीरे धीरे मार्केट में दाम बढ़ा करके उसी वस्तु को आसानी से बेच देते हैं और काफी अधिक मुनाफा कमाते हैं। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, और पॉकेट ढीला होगा तो किसका होगा, गरीब आदमी का ढीला होता है। गरीब आदमी का जान मारने के लिए सारे लोग तैयार रहते हैं। वही वहां पे हो रहा था कि जितने भी बेकरी वाले थे, बेकरी के मालिक थे, वो जमाखोरी कर रहे थे। अब सबसे पहले जानते हैं कि औरतें जाती थी पाव रोटी लेने के लिए। अब सबसे पहले अटैक जो हुआ था वो बेकरी पर ही हुआ था, पाव रोटी के दुकान पर ही हुआ था। और औरत वहां पे खड़ी थी, लाइन लगल है, वहां पे उसको पाव रोटी नहीं मिली। अब पाव रोटी जब नहीं मिली तो वहां की गुस्साई महिलाओं की भीड़ ने वहां पे सबको दौड़ा दौड़ा के पीटना प्रारंभ कर दिया, है ना। बेकरी मालिकों को एकदम बोला कि धावा बोल दिया गुस्साई भीड़ ने। और इसी तरह से मतलब आग वहीं पे लगा। इसलिए तत्कालिक कारण बोला जाता है ना कि तत्कालिक कारण कौन सी था, पाव रोटी की कीमत में वृद्धि, है ना। मैंने लड़ैया स्टार्ट, चिंगारी तो पहले से लगी हुई थी, टैक्स वगैरह बढ़ रहा था, सारा बोझ तृतीय स्टेट पर था, वो चिंगारी लगी हुई थी। लेकिन उसमें आग में घी डालने का काम कौन किया, वही पाव रोटी की कीमत में वृद्धि और जमाखोरी। तो वहीं से औरतें धावा बोल दी दुकानों में, है ना। अब एक जगह देखा सीखी, दूसरे जगह से तीसरे जगह से चौथे जगह से पांचवें जगह से छठे जगह। इस तरह क्या हुआ, धीरे 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 सभी जगह वैसा ही विरोध होने लगा, है ना। तब जब इसकी खबर पड़ी किनको, लुई 16वीं को पड़ी, तो लुई 16वीं ने क्या किया, अपने सेना को आदेश दे दिया, है ना, कि आप पेरिस में
प्रवेश कीजिए और जो मिले उसको मारिए। अब यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है कि 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को गुस्साई भीड़ जो होती है वो बास्तिल के किले पर हमला कर देती है ना। यहीं से फ्रांस में बदलाव की शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा, यहीं से फ्रांस में बदलाव की शुरुआत होती है। अब इसके अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे, एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा रहेगी कि 14 जुलाई 1789 को आखिर हुआ क्या था, लोगों ने बास्तिल को ही क्यों चुना। तीसरा सवाल कि बास्तिल में घुस करके वहां की दशा और दिशा लोगों ने कैसे बदली, क्या क्या लूटा गया। और तब जाकर के पढ़ेंगे कि 14 जुलाई 1789 के बाद फ्रांस की स्थिति क्या हुई। अगर आप इस विषय में पढ़ना चाहते हैं, इस विषय को और अत्यधिक इन प्रश्नों को जानना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब करें। और ध्यान रखिएगा कि आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिले और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिले ताकि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।